हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मीर, अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं तुम्हारी? आयला से आके बस पास सर रखकर उसकी क्रेडिबिलिटी पूर्ण सोच अंदाज में बोली थी, जबकि उसके सुंदर मुखड़ी को मोहब्बत बड़ी नजर से देखते हुए जैन ऐसा सवाल पर बदमजा सा हुआ था। आज की रात तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें ही पूछनी है क्या? मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। जैन आयला के चेहरे पर आई हुई बालों की लटे नरमी से पीछे करता हुआ बोला, ये फजूल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मीर प्लीज झूठ बोलकर मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम इतने हैंडसम गुड लुकिंग हो, वहाँ की लड़कियां तो पागल होंगी ना तुम्हारे पीछे, जिनमें से कोई एक तुम्हें भी पसंद आई होगी। जैन ने खामोश नजर से अपनी जानब देखते हुए देखा था, जो किसी भी हाल में उसकी गर्लफ्रेंड जानना चाहती थी। जिसे देखते हुए जिया को शरारत सूझी। मतलब तुम सच जानने बगैर जान नहीं छोड़ोगी? जिस तरह तुम बिल्कुल ठीक अंदाजे लगा रही हो ना, लगता है फारिया तुम्हें मेरे और जसमीसा के बारे में सब बता चुकी है। जैन की सोच के मुताबिक उसकी बात सुनते ही आयला को झटका लगा था। उसकी आंखों में साफ नजर आती हुई जेलसी और गुस्सा देखकर जैन ने बहुत मुश्किल से अपने उमड़ आने वाली हंसी पर काबू पाया था। जसमीसा कौन है ये चुड़ैल? देखा, मुझे लगा था ना, मीर जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। क्या बहुत प्यारी थी वो। आयला जैन के बाजू से साइड हटाती हुई दूर हुई थी। जैन के साथ उसे किसी और लड़की का नाम भी बर्दाश्त नहीं था। जैन ने जिस पे लुटाती नजर से आयला के चेहरे पर उबर आने वाली हल्की बड़े तासा कि जैन ने मुस्कुराती नजर से देखते हुए उसे वापस अपनी जानब किया था। मजाक कर रहा हूँ जिंदगी, मेरी लाइफ में आने वाली तो पहली और आखिरी लड़की हो। जैन आयला का उदास चेहरा नहीं दे सकता था, इसलिए उसे तंग करने का इरादा तर्क करते हुए फौरन सच बोल दिया था, जिसके जवाब में आयला ने उसे मशकूक नजर से घूरा था। सच बोल रहा हूँ मेरी जान। जैन ने आयला का माथा चूमते हुए यकीन दिलाया था। मीर, एक और बात पूछो, नाराज तो नहीं होगे? जैन के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए आया ने उसके मकरूर दिलकश नखूर से सजे चेहरे को आंखों के रास्ते दिल में बसाते हुए पूछा था, जिस पर जैन ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। आज की रात वो दोनों जाकर बातें करते अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत और यादगार रात बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ हंदेशात आयला को इस हसीन रात की दिल फ्रेबी को दिल से महसूस करने में रुकावट पैदा कर रहे थे। कल से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जिसमें मेरी रिकवरी के चांसेस मैं जानती हूँ बहुत ही कम है, इसलिए मैं चाहने के बावजूद दिल में कोई खुश फहमी नहीं पाल रही। तो मीर प्लीज मेरी इस बात का जवाब देना कि अगर मैं ना रही तो क्या तब भी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे? मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही अहम रहूंगी? मुझे कभी भूलोगे तो नहीं? बात करते हुए दौरान आयला का चेहरा आंसू से तर हो चुका था। आयला की बात सुनकर सैम को ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसको दिल चीर दिया। जैन जो बात सोचना भी नहीं चाहता था, आयला ने वो बात इतने आराम से उसके सामने कहा कि उसे अच्छा खासा गुस्सा दिलाने के साथ साथ डिस्टर्ब भी कर दिया था। उसका दिल बेचैन हो उठा था। मैं इन फजूल सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जैन ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए नाराजगी के इजहार के तौर पर अपना हाथ आयला की गिफ्ट से निकालते हुए रुख मोड़ लिया था। मीर, मैंने इसलिए पहले तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। अब तुम ऐसे रूह नहीं मोड़ सकते। आयला ने जया का बात आयला ने जैन का कंधा हिलाते हुए उसका रूह वापस अपनी जाने मोड़ना चाहा था, मगर उसके पहाड़ जैसे वजूद को हिला भी नहीं पाए थे। मीर, मेरी बात तो सुनो प्लीज। आयला ने उठकर बैठते हुए जैन की जन्म झुकते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा था, मगर जैन की जब से सुरतवी नम आलूद आंखें देखकर वो साकत हुई थी। उसे जैन का चेहरा देखकर ही अपनी बात का जवाब मिल चुका था। तुम इतना गलत सोच भी कैसे सकती हो? अगर उसके बाद तुमने ऐसी कोई भी फजूल बकवास की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये एक छोटी सी बीमारी है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जैन उठकर आयला के सामने बैठते हुए उसे छोला बार नजर से घूरते हुए बोला, जिस पर आयला अपने लिए उसकी शिद्दत पसंद देखकर मुस्काई थे। मीर, आइंदा ऐसी कोई भी फजूल बकवास नहीं करूंगी, प्लीज इस तरह गुस्सा मत हो। वैसे भी मुझे इस वक्त आयला ने कान पकड़कर माफी मांगते हुए जैन की जान एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उछालते हुए बात अधूरी छोड़ी थी। क्या तुम्हें इस वक्त? जैन ने मुंह से करते हुए आयला के मुस्कुराते हुए चेहरे को घूरा था। वैसे ही मुझे इस वक्त तुम्हें बहुत ही प्यार आ रहा है। आयला जैन को इस तरह गुस्से से बैठा देख कर आगे हुई थी और बहुत अकीदत और मोहब्बत से जैन की आंखों को चुमती हुई फौरन पीछे हटी थी। जैन की ये मासूम आयला की ये मासूम सी हरकत जैन का सारा गुस्सा खत्म करती उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गए थे। जैन की आंखों के बदलते रंग देखकर आयला फौरन पीछे की जन्म खिसकी थी। अब किधर भाग रही हो? जरा ठीक से प्यार तो करो। जैन आयला के पैर से उठने की कोशिश नाकाम रहता हुआ उसका बाजू पकड़कर अपने ऊपर गिरा चुका था। जैन के चिपड़ने के अंदाज पर आयला की खिलखिलाती हुई हंसी पूरे कमरे में फैल गई थी, जिस पर जैन के कहके ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। वो दोनों ही इस वक्त आने वाले तकलीफ दे लम्हों को भूलकर इन हसीन पलों को एक दूसरे के संग बीतना चाहते थे। शाइस्ता और आलिया बेगम की जान पर ही आहरकार हशाम और मिन्हा की जान बख्शी करते वो सब एक एक करके उसके बेडरूम से निकल आए थे। उन सब के जाते ही मिन्हा रूम में अकेली रह गई थी।
हशाम अब तक वापस रूम में नहीं आया था। सबके साथ हंसी मुस्कुराती वो अब एक बार फिर आने वाले लम्हों का सोचते जहनी अजियत का शिकार हो रहे थे। मिन्ना हशाम के नफासत से सजे हुए पूरे रूम का जायजा लेते हुए उदासी से मुस्कुराए थे, जो उसका होते हुए भी उसका नहीं था, जिसमें शायद वो बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए आए थे, क्योंकि जो हरकत अभी कुछ घंटों बाद वो करने वाले थे उसके बाद हशाम शायद उसकी शक्ल देखना भी पसंद ना करता। यही बात मिन्ना को बार बार रुलाई जा रही थी कि हशाम अब उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेगा। उसकी आंखों में मौजूद वहाना मोहब्बत शायद अब वो कभी ना देख पाए। मिन्ना हशाम के रूम की एक एक चीज हाथ से छूकर महसूस करती आहट में सामने की वॉल पर मौजूद जैन की लार्ज साइज फोटो के आगे जाकर खड़ी हुई थी। मैं इस बात को ही अपनी खुशकिस्मती मानकर पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ कि आप जैसा दिल का प्यारा और शानदार मर्द मेरी जिंदगी में आया। आपके साथ गुजारे अपनी जिंदगी के ये गिनने चुनने चंद लम्हे मेरे लिए आगे की पूरी जिंदगी काटने के लिए काफी है। मीना हशाम की तस्वीर को दीवाना वार नजर देखते हुए दिल ही दिल में अपनी चाहत का इकरार करने में इस कदर गुम थी कि दबे कदमों अपने पीछे आकर खड़े होने वाले हशाम की मौजूदगी भी नोट ना कर पाए थे। हशाम ने उसे अपनी तस्वीर में इस कदर खोया हुआ देखते हुए पीछे से हंसते हुए पीछे से अपने बाजू के हंसा में लिया था। मीना की हमेशा की तरह इस तरह अचानक हशाम को देखकर चीख निकलते निकलते बची थी। यार, ये पूरे का पूरा जीता जागता चलता फिरता बंदा तुम्हारे सामने मौजूद है, तो इस बेजान तस्वीर में इस कदर खोने की क्या जरूरत है। हशाम ने मीना की नाजुक कलाई अपने हाथ में लेते हुए एक बहुत ही पेशे कीमती नफीस सा ब्रेसलेट उसे पहना दिया था। थैंक्स, बहुत खूबसूरत है ये। मीना को ब्रेसलेट बहुत ही पसंद आया था, जिसका इशारा करते हुए भीगी आंखों से मुस्कुरा दी थी। हाली 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 हवेली थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे भी इसके बदले में प्यार सा गिफ्ट चाहिए। हशाम की मैंने हेजी से कई बात पर मीना का दिल जोर से धड़क उठा था। हशाम की इतनी कुर्बत पर उसकी सांसें पहले ही तेज हो चुकी थी। हशाम अपना चेहरा मीना के चेहरे के साथ मिस करते वाटती से बोला था, मगर मीना के चेहरे की नमी महसूस करते हशाम ठटका था। एक लम्हा भी जाया किए बगैर हशाम ने परेशानी के आलम में मीना का रू अपनी जानम बोला था। क्या हुआ है मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? घर वालों में से किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ शाबाश, अगर किसी ने कुछ भी बोला है तो। मीना का चेहरा हाथों के पैर में पड़ते हुए हशाम फिक्रमंदी से बोला था। हशाम की इतनी फिक्र पर मिन्ना का दिल चाहता अपनी सारी अजियत हशाम को बताते, मगर रफीक नियाजी की दी गई एक एक धमकी याद आते ही मिन्ना खुद को एक बार फिर रोके थे। कभी झूठ ना बोले वाली लड़की आज अपने प्यार की खातिर एक बात छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। यहाँ तो सब इतने अच्छे और प्यारे हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं। इतना सब कुछ पाकर सब लोगों की अपने लिए मोहब्बत देकर आंखें नम हो गई। मिन्ना ने होंठों पर मुस्कान से चलते हुए हशाम को मुतमिन करना चाहता, मगर पहले की तरह इस बार वो शायद हशाम की तसल्ली करने में नाकाम रही थी। हशाम की छठी हिस्स कुछ गड़बड़ होने का अलार्म दे रही थी। मिन्ना की बेचैनी कुछ दिनों से तो वो नोट कर ही रहा था, मगर इस तरह आंखों में हलकोड़े लेता हुआ खौफ और बार बार आंखें नम हो जाना, ये सब चीजें हशाम को किसी और जन्म इशारा कर रही थी। लेकिन इस बारे में मिन्ना से पूछने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अगर उसने इतने एतमाद से झूठ बोल दिया था तो उसका मतलब था कि उसे कुछ ना बताने का इरादा कर चुके थे। लेकिन मुझे किसी भी कंडीशन में इन आंखों में आंसू मंजूर नहीं है, चाहे खुशी के हों या गम के। हशाम ने उसके आंसू साफ करते हुए नरमी से तनबीह की थी और मीना के माथे पर होंठ से ड्रेसिंग रूम की जन्म बढ़ गया था। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हशाम को वर्दी पहनने कहीं बार जाने के लिए बिल्कुल तैयार देखकर मीना हैरानी से उसके करीब आई थी। उसकी आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। यही तो कुछ लम्हे थे उसके पास हशाम के साथ गुजारने के, मगर उसको यूं कहीं ज्यादा देखकर मीना का दिल बोझल हुआ था। मैं आज अपने इतने खुशी बड़े वक्त में बिल्कुल भी नहीं जाता, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है जिसे पूरा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मगर बस आज के लिए अपने इस प्यारे से चेहरे पर अपनी मीठी सी मुस्कान सजाकर मुझे रुखसत करो। वादा करता हूँ मैं तुमसे कि बहुत जल्द अपना काम निपटा कर तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा। हशाम झुक कर मिन्ना के थोड़े पर अपना लम्ब छोड़ता हुआ बाहर निकल गया था। मिन्ना ने आंखों में वीरानी बड़े हुए हशाम को होता जरूर दूर जाता हुआ देखा था, शायद हमेशा हमेशा के लिए। मिन्ना अपने इतनी पहले भी हशाम की खुशबू को अपनी सांसों में बसाती अपने दिल की तरह इस कमरे के खालीपन पर फीका सा मुस्कुरा देती। उसकी पूरी रात आंखों में कटती थी। शाम के साथ गुजरा एक एक लम्हा किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलता रहा था। उन्हें याद करते कभी वो रो देती और कभी हंसते थे। मिन्हा मस्जिद न जाने कितनी देर ऐसे ही हशाम के ख्याल में खोई रहते, जब अजान की आवाज़ पर होश की दुनिया में लौटते वो सीधी हुई थी और वुजू करने वाशरूम की जगह बढ़ गई थी। इस बात पर ईमान रखते कि ऊपर बैठा उसका रब बहुत ही गफूर और रहीम है, उसकी मदद जरूर करेगा। उस मुश्किल घड़ी में उसे ताना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मिन्हा अल्लाह के हजूर सजदा रहते तो फुड़ फुड़ को रो दी थी और किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपने आगे की जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए हशाम का साथ मांगने लगे थे। जैसे जानती हो उसका मेहरबान रब उसकी दुआ आज बिल्कुल भी रद्द नहीं करेगा। चलो, हमें अभी इसी वक्त निकलना है। मीना जो नमाज पढ़ कर जाए नमाज फोड़कार ही रही थी, फायका उजलत में उसके रूम में दाखिल होते हुए उसे मुहातब हुई थी, मगर अभी इस वक्त इतनी जल्दी? मीना घड़ी की जन्म देते हुए बोलती, जहाँ अभी सिर्फ 5 बजे थे। हाँ, उस रफीक नियाजी का फोन आया, वो अभी बुला रहा है, और अगर घर वालों में से कोई भी उठ गया तो हमारा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर तुमने ज्यादा बनाने की बजाय यहाँ से निकलने
निकलोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइका मिन्हा को मज़ीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़ती वहाँ से निकल आई थी। फाइका रफीक नियाजी की बताई गई हुई लोकेशन पर मिन्हा को ले आई थी, जहाँ रफीक तो नहीं मगर उसके आदमी और किसी न्यूज़ चैनल के लोग मौजूद थे जिन्होंने मिन्हा का बयान रिकॉर्ड करना था। मिन्हा अपने दिल का खून करती लोगों की बताई गई हुई बातें जो हशाम के बिल्कुल खिलाफ थी, कैमरे के सामने बोलना शुरू हो चुके थे, जिनके मुताबिक हशाम ने उसे इतने वक्त से अपने ताकत के जोर पर ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और नकाबी उसने बहुत इनकार पर डरा धमका किया था। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें उन लोगों की हदायत पर वो कैमरे के आगे कहती गई थी, मगर ब्रेक उसे उस वक्त लगे जब उसे ये कहने को कहा गया कि इसका निकाह पहले ही रफीक नियाज़ी से हो चुका है। हशाम गुर्देजी ने उसे निकाह पर निकाह किया है। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा रफीक नियाज़ी से निकाह नहीं हुआ, मैं तो उससे आज तक एक बार भी नहीं मिली, ये सब सब गलत है। मीरा नफी मसाइल लाते हुए कैमरे के आगे से हट गए थे। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा निकाह हो चुका है रफीक नियाज़ी से, तुम्हारा हशाम से किया गया निकाह नाजायज़ है। अब सीधी तरह जो कहा है वो बोलो, वरना उसको देख रही हो ना, कुछ ही देर में यहूदी तुमसे सारा सच उगलवा लेंगे। फाइका हथियारों से लेस रफीक नियाज़ी के आदमी की जानब इशारा करते हुए बोले, बकवास बंद करो तुम अपनी। हशाम के साथ मेरा हर रिश्ता जायज़ है। एसपी हशाम गुर्देजी ही मेरा शोहर है, मैं नहीं जानती किसी रफीक नियाज़ी को। मिन्हा अपने और हशाम के रिश्ते के बारे में कुछ गलत सुन नहीं पा रही थी, ना बोल पाई थी, इसलिए फायका को शोला बार निगाहों से घूरते हुए चलाई थी। नहीं जाना तो अब जान लो, जानने में कितना टाइम लगता है मिसेस हशाम गुर्देजी। क्या हुआ जो पहले हमारा मेरा तुमसे निकाह नहीं हुआ, आप खा लेते हैं हम निकाह, इस सब में इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। रफीक नियाजी की वापस सबकी नजरें हाल के दरवाजे की जानब उठी थी, जहाँ से वह कमीनगी बड़ी हुई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए अंदर दाल हो रहा था। मिन्हा ने नफरत भरी हुई नजर उस अतेर उम्र शख्स पर डाले थे जो उसके बाप से भी काफी बड़ी उम्र का था। कुछ खुदा का खौफ करो घटिया इंसान, तुम जैसा बुज़दिल और बेज़मीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जरा से भी गैरत और शर्म नहीं है तुम्हें? अगर थोड़ी सी भी मर्दानगी होती ना तुम्हें, तो यूं पीठ पीछे वार करके मेरे साथ मुकाबला करने के बजाय सामने से आकर मेरे शोहर के साथ मुकाबला करते। मगर इतनी हिम्मत तुम्हें है कहाँ? मीना में इतनी हिम्मत न जाने कहाँ से आई थी कि बिना डरे बेखौफी से वह रफीक नियाजी को आईना दिखा गए थे। मीना की बात सुनकर रफीक का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था, मगर अगले ही पल उसको नॉर्मल करते मीना को घटिया अंदाज में देते उसका कहका बरामद हुआ था। हा हा हा, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही डरपोक सी हो, मगर देखकर अच्छा लगा कि हशाम गुर्देजी ने तुम्हें ना सिर्फ बोलना और गुस्सा करना सिखा दिया है, बल्कि अच्छा खासा बहादुर भी बना दिया है। रफीक नियाजी अपनी गंदी नजरें मिन्ना के चेहरे पर गाड़े करीब आने लगा था। फायका जो खामोशी से इन दोनों की बातें सुन रही थी, रफीक नियाजी के अंदाज को देखकर उसे भी खौफ आने लगा था। मैं वादे के मुताबिक अपना काम कर चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपना कहा निभाओगे। फायका की नजर मिन्हा और दूसरी रफीक पर डालती वहां से जाने के लिए बाहर की जानब बढ़ी थी, मगर उसके दरवाजे के सामने पहुंचने से पहले ही रफीक नियाजी के इशारे पर आगे आकर उसके आदमी ने फायका का रास्ता रोक दिया था। क्या बदतमीजी है ये, हटो मेरे रास्ते से, अपने आदमी को बोलो मुझे जाने दे यहाँ से। फाइका ने उस आदमी को अपनी आंखों से हटने का कहते हुए रफीक नियाजी के जन्म देखा था, मगर उसके चेहरे पर मौजूद पूरी इस रात से मुस्कुराहट देकर फाइका को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई थी। ये बदतमीजी नहीं है, अक्लमंदी है। एक के साथ एक लड़की फ्री मिल रही है, कौन बेवकूफ बिल्ला इस मौके से फायदा नहीं उठाएगा, और लड़कियां भी दोनों, वो जो जिनका हशाम गुर्देजी से करीबी रिश्ता है। रफीक नियाजी का फलक शगाफ कहकर फाइका के पैरों तरह से जमीन खींच गया था। इस लम्हे अपनी जान और इज्जत के छीन जाने के हौसले से शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था, जो मीना के लिए गला खोते खोते खुद भी उस पर आ गिरी थी। मीना ने सारी बात समझते मिलामती नजर से उस बेवकूफ लड़के की जन्म देखा था, जो इंतकाम में इतनी आंधी हो गई कि रफीक नियाजी जैसे वे घटिया इंसान पर भरोसा कर बैठे थे। तुम इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते मेरे साथ। फाइका ने उस आदमी से अपना बाजू छुड़ाते चलाई थी। मैं ये धोखा कर चुका हूँ, क्योंकि यही मेरी फितरत है और यही मेरा काम भी। अब अपनी जुबान बांध रखना है, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए भी नुकसान का बायस बन जाता है। रफीक ने फाइका को कहर बड़ी नजर से क्या तो सहमने पर मजबूर कर गया था। तुम मेरी बुलबुल किस इंतजाम में खड़ी हो, नहीं आने वाला तुम्हारा हीरो आज तुम्हें बचाने। जल्दी से अपना बयान मुकम्मल करो, फिर निकाह है हमारा। रफीक ने एक बार फिर मीना के जन्म मुतवज्जो हो चुका था। उसकी बात सुनकर मीठा नफी में सारी लाती हुई पीछे को हुई थी। मेरा निकाह हो चुका है हशाम गुर्देजी से, तुम चाहे मुझे मार दो, मगर मैं इतना बड़ा गुनाह बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मीना के इनकार पर रफीक नियाजी अब आखिरकार अपने असल रूप में आते हुए घटिया इरादे के साथ मीना के जन्म बड़ा था। जियान नायला को लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां जियान की बुलाई गई न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन की पूरी टीम पहले ही पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। वो लोग आयला की तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद, उसका केस अच्छी तरह से स्टडी करने लगे के बाद इस फैसले पर पहुंचे थे कि आयला की फौरी तौर पर सर्जरी कर दी जाए।
مزید دیر کرنا زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے، مگر سرجری سے پہلے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ضروری تھے جو کافی مشکل تھے، جن کے بارے میں سنتے ہی آئلہ بری طرح سے خوفزدہ ہو چکے تھے، جس میں سب سے زیادہ وہ MIR ٹیسٹ سے ڈر چکے تھے۔ زیاں کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی اس کا ڈر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میر پلیز مجھے نہیں کروانا یہ عجیب و غریب ٹیسٹ، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ انہیں کہ نکلنی ہے تو صرف سرجری کریں، مجھے نہیں جانا اس مشین کے اندر، اگر میرا سانس بند ہو گیا اس میں تو پلیز میر تم بولنا ڈاکٹرز کو یہ ٹیسٹ رہنے دے۔ آئلہ زیان کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا بے پناہ خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زیان اسے کتنی بار ریلیکس کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر آئلہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے کسی قیمت پر اس مشین کے اندر نہیں جانا۔ زیان کچھ لمحے بیڈ پر بیٹھ کر مسلسل بولتے ہوئے آئلہ کی جنم دیتا رہا۔ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ کر اگلے ہی لمحے زیان نے جھک کر آئلہ کے لگاتار چلتے ہوئے ہونٹوں پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے طریقے سے خاموش کروا دیا تھا۔ ریلیکس مائی لو، زیان دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ زیان آئلہ کے پیچھے ہوتے ہی اپنی بات بولتی شرم و حیا سے لاچ چہرے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے اس کے پاس سے اٹھی تھی، مگر زیان نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بناتے اسے واپس اپنی جرم کھینچ لیا تھا۔ تمہیں مجھ پر کتنا ٹرسٹ ہے؟ زیان نے محبت سے آئلہ کو اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زیان کی نظریں آئلہ کے سبھی چہرے پھسل رہے تھے جو کہ بلیک ڈریس میں ملبوس مسلسل اس کا ضبط آزما رہے تھے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ آئلہ اس کے اعصاب میں راحت محسوس کرتے اس کے جنم دیتے ہوئے جذب کے عالم میں بولے تھے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسی کسی بات کے لیے بھی راضی ہوں گا جو تمہارے لیے نقصان یا تکلیف کا باعث ہو؟ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، اس سے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ زیان نے اس کی ہیزل گرین ڈری سے ہوئی آنکھوں میں جانتے محبت بڑوے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ میر اس کے اندر میرا دم تو نہیں گھٹے گا نا؟ تم میرے پاس رہو گے نا؟ آئلہ کے پل بھی اپنی نظر زیان کے نظروں سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ آئلہ کی بات پر زیان نے مسکراتے ہوئے سباب میں سا ہلا دیا تھا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں تم سے کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، اور ایک سیکنڈ سے بھی تمہارے پاس سے نہیں ہٹوں گا۔ اگر مجھ پر ہوتا تو میں اس مشین میں تمہارے ساتھ چلا جاتا۔ زیان کی شرارتی لہجے میں کی گئی آخری بات پر آئلہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ پرامس کرو میرا اس روم میں میرے ساتھ، میر اس روم میں میرے ساتھ رہو گے؟ آئلہ نے اپنی نازک ہتھیلی زیان کے سامنے پھیلا دی تھی، جسے بہت ہی پیار سے تھمتے ہوئے زیان نے اسے چوم لیا تھا۔ زیان خود بھی اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ آئلہ سے زیادہ اس کی فکر میں زیان کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے سامنے مضبوط بننا ہر طرح سے اسے سنبھالے ہوئے تھا۔